नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कुक्कुट पालन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो इसमें हमने देखा था कि जब आवास बनाते हैं मुर्गी आवास व्यवस्था में, तो ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है स्वतंत्र मुक्त खुला परिसर प्रणाली, एक होता है असघन प्रणाली और एक होता है सघन परिसर प्रणाली। अब इसके बाद में आता है कि जो सघन परिसर प्रणाली देखी थी हमने, उसमें भी दो भाग पाए जाते हैं। तो पहला आता है डीप लिटर प्रणाली। जो पहली प्रणाली आती है वो डीप लिटर प्रणाली। डीप लिटर प्रणाली एक इसमें था सघन परिसर प्रणाली में। तो इसके दो भाग होते हैं, सघन परिसर प्रणाली के डीप लिटर प्रणाली, और एक होता है पिंजरा प्रणाली या केज क्रैकिंग, यानी जो पिंजरा प्रणाली उसे बोलते हैं। तो अब पहले प्रणाली देखेंगे हम डीप लिटर प्रणाली। तो इसके बारे में बात करें तो इसे क्या कहते हैं, हम बिछावन भी कहते हैं। जो डीप लिटर प्रणाली है इसे क्या बोलते हैं, बिछावन भी कहते हैं। बिछावन भी कहते हैं। बिछावन भी कहते हैं, इसे बोलते हैं डीप लिटर प्रणाली को बिछावन भी कहते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। इस पद्धति में बड़े कमरे बने हुए होते हैं, जिनमें प्रत्येक हॉल में करीब कितने 250 या 250 पक्षी रखे जाते हैं। एक कमरा होता है, जो डीप लिटर प्रणाली है इसमें एक कमरा होता है। एक ऐसे कमरे बने हुए होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक कमरे में कितने 250 मुर्गी, इसमें भी 250। तो एक जो कमरा होता है उसमें कितने निश्चित होते हैं कि उनमें 250 मुर्गियां रखी जाती है। इसमें कमरे बने होते हैं, नीचे फर्श बना हुआ होता है, ऊपर छत होती है। फिर आता है कि इस प्रणाली में होल फर्श के जो फर्श होता है उस पर क्या डालते हैं, भूसा डालते हैं या बुरादा। भूसा होता है कि गेहूं जो इनका भूसा या बुरादा, मूंगफली के छिलके, ये डाले जाते हैं कहां पर, फर्श पर डाले जाते हैं। कितनी मोटाई पर डाले जाते हैं, 8 से 12 इंच मोटाई पर, 8 से 12 इंच। जो हम फर्श पर जो डालते हैं, जो कचरा नीचे जिसे बिछावन कहते हैं, वो डालते हैं, उसकी मोटाई होती है 8 से 12 इंच। यानी मान लो भूसा डाला हमने चारे का, मान लो गेहूं का डाला है या मूंगफली के छिलके डाले हैं, तो जो फर्श होता है, जो नीचे मान लो कि ये फर्श है, तो इस फर्श के ऊपर जो परत डालते हैं वो किसकी डालते हैं हम, कि मूंगफली के छिलके हो, भूसा हो, बुरादा हो, कोई ऐसा चीज डालते हैं। और उसकी मोटाई कितनी होती है, 8 से 12 इंच उसकी मोटाई होती है। तो ये क्यों डाला जाता है, इसमें क्या होता है कि जो मुर्गियों की बीट या पेशाब होती है उनसे प्रतिदिन मिलाकर खाद के रूप में बदल दिया जाता है। जो बुरादा या छिलका डालते हैं, भूसा डालते हैं, तो वो कहाँ डालते हैं, फर्श पर। लेकिन जो मुर्गियां हैं वो बीट करती है, पेशाब करती है, तो किस पर जाती है, वो हमने भूसा या कोई छिलके डाले हैं मूंगफली के, तो उनसे मिलकर जो बनता है वो कौन, तो खाद्य पदार्थ बनता है। यानी जो खाद हम खेत में काम में लेते हैं, तो वो उनसे गल के, यानी उसके मुर्गे के पेशाब से बीट करने से गल के जो भूसा डालते हैं वो भी एक खाद बन जाता है। फिर आता है इस विधि में मुर्गियों को पालने से निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस विधि में हम मुर्गी पालते हैं तब। तो पहले बात, प्रत्येक पक्षी को घूमने फिरने हेतु कितना 3 से 4 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए। कि जो कमरा है तो उसमें इतने ही पक्षी, जो मुर्गियां हैं उतने ही रखने चाहिए कि प्रत्येक के लिए कितनी जगह अवेलेबल हो, 3 से 4 वर्ग फीट। एक पक्षी के लिए कितनी 3 से 4 वर्ग फीट की जगह होनी आवश्यक है। फिर आता है कि जो होल है पूर्ण रूप से वेंटिलेटेड हो, यानी हवा, उसमें हवा आनी चाहिए, हवा आए बाहर, अंदर से बाहर जाए, बाहर से अंदर, हवा का आवागमन अच्छा होना चाहिए। फिर होता है कि इस
जो डीप लेटर है, जिसे जो हमने जो प्रणाली है एक कमरा बनाते हैं वो है, इसमें लेटर को सूखा रखे, जो कमरा है उसको सूखा रखा जाता है। इससे जो हवा होती है, जो अगर हवा का आवागमन अच्छा होगा तो वो सूखा रहेगा। फिर होता है कि अगर गीला है, अगर गीला रहे, मान लो कि कुछ समय के लिए ज्यादा गीला रहे, तो इससे क्या होता है कि जो कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती है उनमें, जो हमने मुर्गी पाल रखे उनमें कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती है। जैसे कि बात करेंगे होती है कोक्सीडियोसिस, CRD, ये इनसे होती है जो कृमिनाशक यानी जो जीवाणु है, जीवाणु पनपते हैं, जो जीवाणु पनपते हैं उनसे उनमें बीमारियां होती है। किसी कारण, उस गीलेपन के कारण, जो नीचे जो बिछावन बिछा हुआ है उसके गीलेपन के कारण उनमें बीमारियां हो सकती है। फिर आता है कि प्रतिदिन लेटर को जो लेटर है उसके उल्ट यानी जो बिछावन है अगर मान लो गीला हो गया है तो उसे या तो बदल दे या उसको वापस नीचे वाला जो हिस्सा है उसे ऊपर वाले को नीचे करे। फिर आता है कि डीप लेटर बनाया कैसे, जो ये बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, कि किन किन चीजों से, कि क्या क्या आवश्यक है बनाने के लिए, कौन सी डीप लेटर प्रणाली जो मुर्गे पालते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें आवश्यक है कि ये बनाया जा सके। तो बात करते हैं हम डीप लेटर बनाने की। तो डीप लेटर बनाने की बात करें हम, तो इसमें जो बिछावन होता है वो अकार्बनिक पदार्थों का बना होना चाहिए, कि जैसे गेहूं या जौ का भूसा हो, या बुरादा मूंगफली के छिलके हो, छोटी छोटी पत्तियां या चावल का भूसा, मक्का के भुट्टों के छोटे छोटे टुकड़े। तो इस चीज को बनाने के लिए जो डीप लेटर बनाते हैं उसमें क्या जरूरी है, चावल का भूसा होना चाहिए, गेहूं का हो या मूंगफली के छिलके। तो क्या काम में आते हैं, नीचे बिछावन के काम में आते हैं। क्यों? क्योंकि उस गीलेपन से बचाव के लिए, उस गीलेपन के बचाव के लिए, और खाद है वो बनाने के लिए इन चीजों को काम में लिया जाता है। और साथ में ये होता है कि उन जो मुर्गियां उनको बीमारी से बचाने के लिए भी ये किया जाता है, क्योंकि गीलापन, मान लो कि परस है तो परस पर अगर उसने बीट या पेशाब किया तो ये गीला रहता है। अगर मान लो कि हमने भूसा डाला है या मूंगफली के छिलके, तो क्या करते हैं, पेशाब उनको सोख लेते हैं। फिर आता है कि ये जो परत होती है, किसकी, जो हमने बिछावन बिछाया उसकी परत होनी चाहिए 8, अभी हमने बात की थी कितनी, 8 से 12 इंच मोटी होनी चाहिए। फिर आता है कि मुर्गियों के बिटों को हमेशा इसी बिछावन में उल्ट करके बिछावन को सूखी रखे। मान लो गीला हो गया है तो उसको उल्ट दे, यानी नीचे वाला जो हिस्सा है ऊपर ले, ऊपर वाले को नीचे, कि जिससे क्या होता है कि वो सूखा रहता है, गीलेपन के कारण बीमारियां नहीं होती। फिर आता है कि इससे होता है कि ये लेटर 6 माह या मुर्गी पालने के बाद अच्छे खाद में बदल जाता है। जो बिछावन होती है वो कितने दिन तक रहती है, 6 माह तक। 6 माह तक वो जो बिछावन है वो बिछी हुई होती है, लेकिन 6 महीने के बाद में क्या होता है, वो खाद के रूप में बदल जाता है। कौन सा, जो हमने भूसा बिछाया मूंगफली के छिलके, तो किसमें, खाद में बदल जाते हैं। यदि सब प्रयास के बाद लेटर गीला रहे तो उसमें कितना 0.5 kg सुपर फॉस्फेट लेटर में मिश्रित करके कितना होना चाहिए, 0.5 kg यानी आधा, क्या किसका छिड़काव करना चाहिए, सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट लीटर में मिश्रित करके इसको 15 वर्ग फुट के अनुसार फैला दे। यदि उपलब्ध नहीं हो तो भुजा हुआ चूना मिला दे। कि मान लो कि ज्यादा गीला रह रहा है, अगर इसको सुखाना है तो क्या करते हैं, या तो आधा लीटर क्या करते हैं, सुपर फॉस्फेट मिलाते हैं, या जो भुजा हुआ चूना होता है, जैसे चूना होता है एक तो कि, लेकिन कली नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल कि पेशाब के जब गीला पड़ने के बाद में क्या होता है उसमें धुआं उठता है, वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जो भुजा हुआ चूना होता है वो होना चाहिए और वो मिलाना चाहिए। अब इसके बाद में आता है
कि जो बिछावन है, घनी बिछावन प्रणाली, उसमें ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। तो पहला, बिछावन बिछाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिछावन प्रणाली में ध्यान रखने योग्य बातें, ध्यान रखने योग्य बातें। तो हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब बिछावन बिछाते हैं, तो हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आता है कि एक तो स्थान का चुनाव, सबसे पहला पॉइंट आता है स्थान का चुनाव, स्थान का चुनाव। तो इसमें बात करें तो इसमें होता है कुक्कुटशाला सड़क या संपर्क मार्ग से जुड़े हुए स्थान पर बनी होनी चाहिए। जो कुक्कुटशाला बनाते हैं हम, वो कहाँ कि सड़क के पास में होनी चाहिए और जो मार्ग है उसके संपर्क में होनी चाहिए। फिर आता है कि जो कुक्कुटशाला बनाते हैं तो वो क्या होनी चाहिए, भूमि इतनी ऊंची होनी चाहिए कि जो वर्षा का पानी है, कि बरसात हो रही है तो उसमें पानी नहीं भरना चाहिए, तो कि इनकी धरातल से थोड़ी, जो धरातल उससे ऊपर उठी हुई होनी चाहिए कि जिससे बारिश का पानी उसमें इकट्ठा ना हो। फिर आता है कि कुक्कुटशाला रिहायशी क्षेत्र से दूर होना चाहिए, क्योंकि उसमें बदबू आती है, तो जो वीआईपी कह सकते हैं उससे दूर होना चाहिए। फिर आता है कि जो भूमि का क्षेत्रफल है वो इतना हो कि कुक्कुटशाला की स्थापना के पश्चात भविष्य में प्रसार हेतु जो कि मान लो कुक्कुटशाला बना दी, उसके बाद में भी खेती करने के लिए उसके लिए हमें अलग से जो जमीन है वो बचनी चाहिए, इतनी आवश्यकता है होनी चाहिए कि हम कुक्कुटशाला बना सके और खेती भी कर सके। फिर आता है दूसरा पॉइंट आता है कुक्कुटशाला का निर्माण, कि अब इसका निर्माण कैसे करना चाहिए। पहला तो हो गया कि स्थान का चयन, फिर आता है कुक्कुटशाला का निर्माण। दूसरा पॉइंट आता है कुक्कुटशाला का निर्माण। कुक्कुटशाला का निर्माण तो इसमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि पूरे वर्ष भर अंडा उत्पादन प्राप्त करने के लिए 3 लेयर आवास के साथ साथ एक ग्रोवर आवास होना भी चाहिए। तो 2 लेयर आवास के बीच में कम से कम कितनी होनी चाहिए, 50 फीट यानी 15 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कि जो लेयर हाउस बनाते हैं, कि जो आवास बनाते हैं मुर्गियों के लिए, तो उसकी आवास की दूरी कितनी होनी चाहिए, 15 मीटर होनी चाहिए। जो कमरे बना रखे हैं हमने, कौन सी में, डीप लिटर प्रणाली में जो कमरे बना रखे हैं उनकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 15 मीटर होनी चाहिए, 15 मीटर। फिर आता है कि इस आवास में बॉर्डर के आवास के बीच में कम से कम 150 मीटर यानी 150 फीट यानी 50 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कि जो आवास बनाते हैं कि अलग अलग आवास की, ये आवास बन गया, ये आवास बन गया, तो इनकी बीच की दूरी 15 मीटर। फिर आता है उसकी दिशा, कुक्कुटशाला का निर्माण के बाद स्थान आ गया, उसका निर्माण आ गया, और फिर आता है उसकी दिशा कि कौन सी दिशा में बनानी चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है दिशा। तो दिशा की बात करें, कुक्कुटशाला की लंबाई की दिशा पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए। कि कौन सी साइड, पूर्व से पश्चिम। जो कुक्कुटशाला बनाते हैं हम, उसकी लंबाई कौन सी साइड से, पूर्व से पश्चिम की साइड में होनी चाहिए। फिर आता है कि जिसमें पक्षी को अंडा ठंड के मौसम में अधिकतम धूप मिलती रहे। क्योंकि ये दिशा क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब ठंड का मौसम आता है तो उसे क्या जरूरत होती है, धूप, गर्मी की जरूरत होती है। इस वजह से क्या करना चाहिए कि जो आवास बनाते हैं उसकी लंबाई कौन सी साइड में होनी चाहिए, पूर्व से पश्चिम की दिशा में होनी चाहिए। फिर आता है इसके बाद क्या आता है कि चौड़ाई, उसकी चौड़ाई, दिशा के बाद में आती है चौड़ाई।
चौड़ाई की बात करें तो कुक्कुटशाला की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 25 से 30 फीट होनी चाहिए, जिससे शुद्ध वायु का आवागमन होना चाहिए। कितनी? 25 से 30 फीट। जो आवास बनाते हैं उसकी चौड़ाई होनी चाहिए 25 से 30 फीट की, जिससे क्या होता है कि हवा का आवागमन अच्छे से हो सके। फिर आता है उसकी लंबाई की बात करें, आता है लंबाई। तो लंबाई में देखिए तो लंबाई सुविधानुसार कितने भी हो सकते हैं। लंबाई में हर 30 से 40 फीट से विभाजित कर पक्षी पालना उचित रखा जाता है। कि मान लो कि 30-40 फीट हो गई, ये 30-40 से फीट है, 30 फीट है मान लो। अब इस 30 फीट के बाद में एक बना लिया, एक लेयर बना दी, अब उसके बाद में उसमें जगह छोड़ के फिर 30 फीट बनाई जाती है। तो कि जो लंबाई है वो एक साथ मान लो हमने 90 फीट का बना रखा है, तो 90 फीट क्या होता है कि पूरा नहीं बनाया जाता। इसमें क्या होता है, एक अलग बना दिया, फिर एक अलग बना दिया, या 30-30 फीट के अलग अलग जो कमरे हैं वो बनाए जाते हैं। फिर आता है दीवार, फिर आती है दीवार। दीवार की बात करते तो आवास की ऊंचाई अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 8 से 10 फीट होनी चाहिए। जो आवास की ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए? 8 से 10 फीट। फिर होता है कि इसमें दीवार 2 से 3 फीट ऊंची होनी चाहिए और फिर 6 से 8 फीट जाली होनी चाहिए। कि जो दीवार है, जो हम दीवार पहले क्या होता है कि हम पहले नींव भरते हैं, कोई मकान बनाते हैं पहले नींव भरते हैं, फिर दीवार निकालते हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है कि नींव भरने के बाद में कितनी होनी चाहिए? 2 से 3 फीट। जो दीवार है, जो मेन दीवार है वो कितनी? 2 से 3 फीट ऊंची। फिर इसके बाद क्या होता है कि मान लो कि 5 फीट बच गई, तो 5 फीट में क्या होता है कि जाली लगाई जाती है। किसके लिए? हवा के आवागमन के लिए, और रोशनी आने के लिए क्या की जाती है? 5 फीट 3 फीट के ऊपर क्या की जाती है? जाली लगाई जाती है। तो आज हमने बात की कि जो हम डीप लिटर प्रणाली के बारे में हमने बात की। सघन परिसर प्रणाली में कि सघन परिसर प्रणाली सबसे बेस्ट मानी जाती है। उसमें आती है, उसमें भी 2 तरीके से जो मुर्गी पालन है वो किया जाता है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले हमने देखा डीप लिटर प्रणाली। तो डीप लिटर प्रणाली में क्या होता है कि जब डीप लिटर प्रणाली हम बनाते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है बिछावन। कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है बिछावन। क्यों? क्योंकि एक तो उसे मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए, फिर क्या होता है उससे बिछावन से फायदा होता है, क्या होता है उससे खाद बनता है। तो हम खाद को आसानी से बाजार में बेच सकते हैं, खेत में डालने के काम में लिया जाता है। तो आज हम इतनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.